हेलो दोस्तों पूरा पश्चिम बंगाल चुनावी रंग में डूबा हुआ था। हर सड़क पर पोस्टर थे, हर रैली में हजारों की भीड़ थी और हर पार्टी यह दावा कर रही थी कि सरकार उसी की बनेगी। फिर आया मतगणना का दिन। सुबह जैसे जैसे ईवीएम खुलनी शुरू हुई वैसे वैसे तस्वीर साफ होती गई। बीजेपी लगातार सीटें जीत रही थी और टीएमसी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, पीछे होती जा रही थी। और कुछ ही घंटे बाद नतीजा सामने आ गया। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को मिली 207 सीटें, यानी अस्पष्ट बहुमत, और टीएमसी को सिर्फ 80 सीटें। और टीवी चैनलों पर एक ही लाइन चल रही थी कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र। दोस्तों, जो स्थिति बंगाल की थी उसमें सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, गवर्नर नई बहुमत वाली पार्टी को बुलाता है और नई सरकार बनाता है। लेकिन इस बार मामला इतना सीधा नहीं था, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है और यहीं से चुनावी नतीजे संवैधानिक विवाद में बदलने लगे। अब यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात समझना होगा आप लोग को कि भारत में मुख्यमंत्री जो होता है वो सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, जब बल्कि जनता विधायकों को चुनती है और जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं उसी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है। यानी मुख्यमंत्री की असली ताकत जनता की भीड़ नहीं, बल्कि विधानसभा में मौजूद बहुमत के विधायक होते हैं। इसलिए बहुमत सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, 294 सीटों वाली विधानसभा में सरकार चलाने के लिए चाहिए स्पष्ट बहुमत, और इस चुनाव में बहुमत पूरी तरह से बीजेपी के पास था। इसका मतलब साफ है कि संख्या बल अब दूसरी पार्टी के पास है, और भारतीय लोकतंत्र में संख्या ही सत्ता तय करती है। तो जिसके पास संख्या ज़्यादा होगी वो सत्ताधारी होगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है संविधान की, और यहीं पर संविधान अपना काम शुरू करता है। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि सीएम तभी तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसके पास विधानसभा का बहुमत हो। यानी कि सीएम तभी तक पद पर रहेगा जब तक उसके पास बहुमत प्राप्त हो। यानी कुर्सी सिर्फ शपथ से नहीं मिलती, बल्कि बहुमत से चलती है। अगर बहुमत खत्म हो जाए तो संवैधानिक रूप से सरकार कमज़ोर हो जाती है, और बहुमत खोने पर इस्तीफा देना सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है। अब जानते हैं कि अब गवर्नर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगता है, क्योंकि अब सारी नज़रें राजभवन की तरफ जाती हैं, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा राज्य में जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और उनका काम यह देखना होता है कि राज्य में सरकार संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं। मतलब कि सरकार जो है वो संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं, है संविधान को उल्लंघन कर रही है। अब गवर्नर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या वर्तमान मुख्यमंत्री के पास अभी भी बहुमत है। तो अब गवर्नर ये कर सकता है कि अगर उसको बहुमत पर शक हो तो गवर्नर मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने को कह सकता है। और अगर स्थिति साफ दिखाई दे रही हो, जैसा कि वेस्ट बंगाल में है कि बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है कि 207 सीटें बीजेपी के पास हैं और सिर्फ 80 सीटें टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के पास है, तो यहाँ पे तो बहुमत साफ दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में जो गवर्नर है वो इस्तीफा मांग सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक विवाद जारी रहे तो उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण कदम हो जाता है कि वो फ्लोर टेस्ट करा दे। अब समझते हैं कि आखिर फ्लोर टेस्ट होता क्या है। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करना, यानी सभी विधायक सदन में मौजूद रहें और वोटिंग के जरिए तय होता है कि सरकार के साथ कितने विधायक हैं। और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ जो बहुमत का फैसला होता है वो ट्विटर नहीं करता, ना ही टीवी एंकर करते हैं, और ना ही राजभवन भी अकेले तय नहीं करता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि राज्यपाल अकेले तय कर लेगा, बल्कि अंतिम फैसला विधानसभा करती है। और दोस्तों, ये सिर्फ परंपरा नहीं है,
कि मतलब ऐसा परंपरा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1994 का एक इम्पॉर्टेंट केस है एसआर बोम्मई केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अगर किसी सरकार के पास बहुमत पर सवाल है तो उसका परीक्षण सदन में होगा। मतलब कि गवर्नर अपने अनुमान के आधार पर सरकार नहीं गिरा सकता है। यानी लोकतंत्र में अंतिम फैसला जो होगा वो विधानसभा में होगा, कोई राजनीतिक बयान नहीं करेगा। तो आपको इस केस को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं। एसआर बोम्मई केस 1994 और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि बहुमत परीक्षण विधानसभा में होगा, जहाँ शक्ति का केंद्र सदन होता है। अब बात करते हैं कि जब तक नई सरकार बनने वाली है और पुरानी सरकार हट रही है, लेकिन नई सरकार बनने में थोड़ा समय लगता है और मतलब नई सरकार बनने और पुरानी सरकार को हटने के बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है। तब इस टाइम पे जो पुरानी गवर्नमेंट होती है वो केयर टेकर गवर्नमेंट यानी कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करती है। मतलब वो सिर्फ जरूरी प्रशासनिक काम करेगी लेकिन बड़े फैसले नहीं लेगी। क्योंकि जनता नया अपना जनादेश दे चुकी होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस्तीफा न देना चर्चा में क्यों है। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर बहुमत दूसरी पार्टी के पास है तो फिर जो पार्टी है वो इस्तीफा तुरंत क्यों नहीं दे रही है, जैसा कि अभी वेस्ट बंगाल वाले केस में हो रहा है। क्योंकि राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं होता है, बल्कि भावनाओं और नैरेटिव की लड़ाई भी होती है। कई बार नेता अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, और कई बार राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और कई बार जनता के बीच यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जो लोकतंत्र है इसमें अंततः सरकार उसी की बनती है जिसके पास विधानसभा में बहुमत होता है। न सबसे बड़े भाषण से सत्ता मिलती है और न ही सबसे बड़ी रैली से। सत्ता अगर किसी चीज़ से मिलती है तो वो संख्या बल से। और यही है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती। अब हमें देखना ये होगा कि बंगाल की राजनीति आगे कौन सा मोड़ लेती है। लेकिन एक बात तय है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा बहुमत और संविधान का ही होता है। मतलब कि सरकार उसी की बनेगी जिसके पास विधानसभा में बहुमत होगा। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत किसी नेता, पार्टी या नारे की नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या की होती है। और यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अभी वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं वो सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।